से शुरू किया था प्रीलिम्स एग्जाम के लिए? मैंने जिस दिन कोचिंग ज्वाइन की थी तभी से मॉक टेस्ट देना मैंने स्टार्ट कर दिया था। जैसे शुरू से ही मैं मॉक टेस्ट दे रहा हूँ। राइट, तो 17 के एग्जाम के बाद आपने 18 वाले मॉक कब से देना शुरू किया? 17 का मैंने जब प्री का पेपर दिया तो मुझे पता चल गया कि अब इस सीजन में मेरा नहीं होने वाला है। तो मैंने क्या किया, मैंने पहले एक डिटेल स्ट्रेटजी बनाई कि मेरी गलतियाँ कहाँ हुई। मेरी गलतियाँ क्या थी कि मेरी इंग्लिश और जीएस वीक थी और मेरी स्पीड काफ़ी स्लो थी। तो स्पीड के लिए मैंने मॉक टेस्ट पे ज़्यादा रिलाई किया और जीएस और इंग्लिश पे भी फोकस किया, जैसे जीएस और इंग्लिश भी मेरा स्ट्रांग हो सके। और फिर मॉक टेस्ट से मैंने अपनी स्पीड बढ़ाई थी। देखिए संतोष यहाँ क्या कह रहे हैं कि आपकी लेट से आपने एग्जाम दिया, नहीं हुआ या कम स्कोर आया, तो इन्होंने उसको एनालाइज किया कि कमी कहाँ है और उस कमी को कैसे इम्प्रूव करना है, उस पर काम करना शुरू किया इन्होंने। संतोष एक चीज़ और कि मॉक टेस्ट सीरीज के बारे में बच्चे कई बार मुझसे पूछते हैं कि कौन सा मॉक टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहिए। तो कई बार आप मॉक टेस्ट लेते हो, आपको लगता है कि ये मॉक इररिलेवेंट है, ना अच्छा नहीं है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपने कौन कौन से मॉक ज्वाइन किए थे अपनी तैयारी के दौरान? एक ही मॉक पे रिलाई किया या कई सारे मॉक्स? क्योंकि आपने 250 मॉक दिए तो मेरे ख्याल से कई सारे मॉक्स दिए होंगे आपने। तो वो कौन कौन से मॉक्स आपने ज्वाइन किए, और अगर आप टॉप 3 मॉक्स बच्चों को बता पाएं जो आपके एक्सपीरियंस में रहे हों तो वो बेहतर रहेगा। मैं केडी कैंपस, एसएससी ट्यूब और टेक्स्ट बुक के मॉक्स देता था। केडी कैंपस के जो मॉक टेस्ट होते हैं वे संडे को आते थे, तो मेरा संडे को केडी कैंपस और एसएससी ट्यूब था। केडी कैंपस का सबसे अधिक बेनिफिट ये था कि उसमें 4 से 5 क्वेश्चन गलत आते हैं, तो हमारे एसएससी के पेपर में भी 4 से 5 क्वेश्चन गलत आते थे। तो एक तरह से मुझे आइडिया सा होने लगा कि पेपर जैसे गलत हो तो उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करना, जैसे क्वेश्चन अगर कोई गलत है तो अगले क्वेश्चन पे स्किप कर जाना है। और टेक्स्ट बुक से मैं क्या करता था, प्रीवियस ईयर के मॉक टेस्ट देता था। एसएससी ट्यूब और केडी कैंपस से मैं न्यू मॉक टेस्ट देता था और टेक्स्ट बुक से केवल प्रीवियस ईयर के मॉक टेस्ट। तो देखिए संतोष ने जो 3 मॉक टेस्ट फॉलो किए उसके बारे में इन्होंने बताया कि ये इनके मेजर सोर्सेस थे प्रिपरेशन में मॉक टेस्ट के। आप अपने हिसाब से मॉक टेस्ट दे के अलग अलग इंस्टीट्यूट के ट्राई करके डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कौन सा मॉक टेस्ट ज्वाइन करना है। संतोष एक चीज़ ये पूछनी है मुझे कि मॉक टेस्ट की जो एनालिसिस है वो आप किस तरीके से करते थे और उससे आपने कैसे बेनिफिट लिया, अपनी तैयारी को और बेहतर किया? थोड़ा एनालिसिस पार्ट मुझे डिटेल में इसलिए जानना है क्योंकि मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे कि अगर आपने एक मॉक दिया 1 घंटे का तो उसके एनालिसिस में कितना टाइम लगाया आपने? जैसे मैं मॉक टेस्ट की एनालिसिस केवल संडे को करता था। जैसे मैं मॉक्स पूरे वीक में 5 से 6 मॉक टेस्ट दे देता था, फिर उसको एनालिसिस नहीं करता था। मैंने संडे को एक टाइम फिक्स कर रखा था कि इस टाइम से इस टाइम के लिए एनालिसिस करनी है। मैंने पर्टिकुलर कॉपी बना रखी थी कि इंग्लिश की कॉपी है, जो जो क्वेश्चन गलत होते थे उसको मैं लिख लेता था और फिर उसको पूरी जैसे जीएस के कोई क्वेश्चन गलत होते थे तो उसको भी लिख लेता था। अब मैथ्स में मेरा क्या था कि मैथ्स में मैंने टारगेट कर रखा था कि मुझे मैक्सिमम स्कोर करना है। जैसे मैंने किसी क्वेश्चन में अगर सिली मिस्टेक भी कर रखा है, वो क्वेश्चन मुझे आता भी था तो भी मैं लिखता था, क्योंकि अगर मैं लिखता था एक तरह से मैं अपने आप को पनिश करता था कि तुमने सिली मिस्टेक की है, अगली बार से तुम ये सिली मिस्टेक नहीं करोगे। अगर करोगे तो फिर से तुम्हें पूरा क्वेश्चन लिखना पड़ेगा, पूरा सॉल्यूशन करना पड़ेगा। मॉक टेस्ट देना जितना इंपॉर्टेंट है उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसकी एनालिसिस करना। मॉक टेस्ट देंगे तो आपकी स्पीड बढ़ती है और मॉक टेस्ट एनालिसिस करने से आपके नंबर बढ़ते हैं। राइट, तो देखिए मॉक इन्होंने बोला नंबर ऑफ मॉक्स देने का अगर पूरा फायदा उठाना है तो आप उसके एनालिसिस करो, कमियों को नोट करो, और एक अच्छा तरीका इन्होंने बताया कि जो गलत होगा वो कॉपी में लिखोगे। तो अगर नहीं लिखना चाहते हो तो आप गलतियां कम करो। काफी इंटरेस्टिंग तरीका है आपका संतोष। संतोष ये तो हो गया कि टीआरए 2013 से शुरू कर दिए थे, तो उस समय बस मॉक टेस्ट पे ज़्यादा फोकस करते थे। मॉक टेस्ट लगाते थे, पहले सीएचएसएल का लगाए थे और सीजीएल मेंस का लगाते थे, बट इंग्लिश को छोड़ के लगाते थे। यानी आपकी तैयारी में सबसे पहले शुरुआती मॉक टेस्ट से हुई? हाँ, शुरुआत मॉक टेस्ट से हुआ था सर। और उसमें जो भी मिस्टेक्स होते थे या जो क्वेश्चन नहीं हो पाते थे सबका एक नोट्स बनाते थे और नोट रखते थे रिवीजन के लिए, और जो भी टॉपिक ज़्यादा डिफिकल्ट लगा उसको पढ़ लेते थे किसी बुक से। सो अंकित, आपने 2013 यानी जब आपने 12th क्लियर किया उसके बाद ही आपको एसएससी के बारे में मालूम चला, आपने थोड़ी थोड़ी तैयारी शुरू कर दी थी। सवाल और मैं पूछूंगा जो सारे एस्पिरेंट के दिमाग में चलता होगा कि प्रीलिम्स के पहले सीजीएल 2017 एग्जाम के लिए आपने कितने मॉक टेस्ट दिए थे? ठीक है, ये कुछ नंबर्स बताओगे आप कि कितने मॉक टेस्ट आपने दिए थे प्रीलिम्स स्पेसिफिक 2017 के लिए? सर 2017 में बस मैंने सीजीएल 16 का लगाया था प्री का, लेकिन उससे पहले मैं 100 मॉक एटलीस्ट दे चुका था दूसरे एग्जाम का। उससे पहले के ईयर में। वो मॉक किसी टेस्ट सीरीज के थे या आपने ऑफलाइन पेपर डाउनलोड करके दिए थे? टेस्ट सीरीज का नहीं था, मैं बुक खरीदता था। अच्छा, जैसे कोई किरण पब्लिकेशन का हुआ, स्पार्क का हुआ, कोई एग्जाम जैसे सीएचएसएल 14 होने वाला है तो उसके लिए बुक निकलते थे, 25 सेट उसमें रहते थे, 25-26, उसको खरीद कर सोल्व कर लिए। फिर एमटीएस का निकला तो उसका बुक खरीद कर सोल्व कर लिए। फिर सीजीएल टायर 1 14 निकल गया तो उसका बुक खरीद कर सोल्व कर लिया। ऐसे पर ईयर खरीदते थे और उसको बनाते थे प्रैक्टिस के लिए। ऑलराइट, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने फिजिकल बुक्स खरीदी
जिसमें मॉक टेस्ट दिए होते थे और आप उनको सॉल्व करते थे। हाँ सर। मतलब कोई टेस्ट सीरीज का एक साथ आपने पेपर प्रीलिम्स के लिए नहीं दिया? प्रीलिम्स के लिए मैंने बस एसएससी ट्यूब का 3-4 टेस्ट सीरीज दिया था प्रैक्टिस के लिए, कि जब हमको ऑनलाइन एग्जाम देना हो तो उस समय कोई दिक्कत नहीं हो, फॉर प्रैक्टिस। और आपके प्रीलिम्स में कितने मार्क्स आए अंकित फाइनली? प्रीलिम्स में सर 179 आए थे फाइनली। 179 मार्क्स। सो 2017 एग्जाम के पहले अंजलि आपने कितने मॉक टेस्ट प्रीलिम्स स्पेसिफिक दिए? प्रीलिम्स का सर मैं हर संडे ही देती थी, वैसे तो नहीं, पर हर मतलब मंडे से फ्राइडे पढ़ना और संडे को जो भी मॉक टेस्ट होते थे उनको देते। मतलब जो ऑनलाइन साइट होती है ना, वो 3 दिन का टाइम रखती है मॉक टेस्ट के लिए, सैटरडे, संडे और मंडे सुबह 11 बजे तक। तो मैं उस टाइम ही तीन मॉक देती थी हर वीक। एवरी वीक 3 मॉक्स। और ये आपने कितने वीक तक लगभग किया होगा? कितने वीक सर, शायद 6 महीने पहले, प्रीसेस 6 महीने पहले स्टार्ट कर दिया था। राइट, तो आपने ठीक ठाक मॉक्स, अगर मैं 3 पर वीक काउंट करूंगा तो अप्रोक्सीमेटली 12 और 12 into 6 60-70 मार्क्स आपने दिए। राइट, मॉक में स्कोर आपके कैसे रहते थे अंजलि, मतलब प्रीलिम्स मॉक में? 120 से 140 के बीच ही रहते थे। तो आपको बुरा नहीं लगता था कि मेरे मार्क्स इतने कम क्यों आ रहे हैं? बुरा लगता था, पर मैं ये भी सोचती थी कि ये हार्ड है, इससे तो एग्जाम इजी आएगा, मैं कर लूंगी, क्लियर। राइट, मतलब लो स्कोर से आप पैनिक नहीं थे, कभी भी परेशान नहीं थे? ठीक, पढ़ना शुरू कर दिया। तो मेंस की तैयारी में आपने अंजलि प्रीलिम्स से क्या चेंजेस किए? मेंस स्पेसिफिक कुछ अलग से स्ट्रैटेजी बनाई या फिर जो तैयारी थी उसी को कंटिन्यू किया आपने? तैयारी को कंटिन्यू, क्योंकि बस जीके और रीजनिंग ही तो नहीं आती, बाकी चीज़ें तो वही है। और मेंस में ज्योमेट्री ज़्यादा आती है मैथ्स के में, और बाकी नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा हैं, तो उस हिसाब से आप मॉक टेस्ट अच्छे से करें कि ऑलमोस्ट ऑन डेली बेसिस पे, जैसे जैसे मेंस पास आता है डेली बेसिस पे मॉक टेस्ट करना स्टार्ट कर दिए। ओके, मतलब डेली आप मैथ और इंग्लिश दोनों का मॉक देते थे? दोनों, उसी टाइम जिस टाइम एग्जाम होता था उस टाइम, जैसे आज कर लिया, कल छोड़ दिया, कल उस मॉक को एनालाइज कर लिया, फिर परसों फिर से दे दिया, ऐसे करके दिया। राइट, सो मॉक के बाद अंजलि आप क्या मॉक की एनालिसिस भी करते थे? हाँ जी सर, वो बहुत ज़रूरी है, मॉक से ज़्यादा मॉक के एनालिसिस ज़्यादा ज़रूरी है। क्या प्रोसेस था आपके एनालिसिस का? जो क्वेश्चन गलत हुए हैं उनको लिख के नोटबुक पे, कि आपकी, हाँ मेरे को मैथ्स का ये जो बिल्कुल ही नया क्वेश्चन है उसको आप नोटबुक में नोट कर सकते हो कि हाँ ये क्वेश्चन मुझे नहीं आता है, तो ये मतलब बिल्कुल नई चीज़ है मेरे लिए। और जो आपको आता है वो आपने आते हुए पढ़ते हुए कैसे गलत कर दिया, वो देखना भी बहुत जरूरी है। और जो क्वेश्चन आपने किए थे और सही होता था, क्या उनको भी आप एनालिसिस में चेक करते थे? नहीं सर, उसको नहीं। अगर बहुत ज़्यादा, जैसे कि कभी कभी एग्जाम में याद नहीं आया या फिर उस फॉर्मूले को याद करने में टाइम लग गया, तब अलग बात है, वरना उसको नहीं करते थे। उसको आप नहीं करते थे कि वो चीज़ तो आती है तो उसको। और इंग्लिश के मार्क्स के लिए भी आपने अलग से नोटबुक बनाई थी? हाँ जी, नोटबुक वहाँ भी जो गलत होते हैं वो नोट करते थे? जो नया वर्ड मीनिंग मिलता था वो मैं लिख लेती थी, नया आइडियम मिलता था वो उसमें नोट कर लेती थी। राइट, सो फाइनली अंजलि आपका मेंस का एग्जाम हुआ जाके फरवरी में, राइट? तो उस पीरियड में आपने कितने मार्क्स दिए होंगे? मेंस के लिए मैंने शायद 70 मार्क्स दिए होंगे टोटल। दोनों सब्जेक्ट के अलग अलग? दोनों सब्जेक्ट के अलग अलग। 70 दैट्स गुड नंबर, राइट? सो मॉक में आपका स्कोर कैसा रहता था अंजलि? मतलब मॉक का स्कोर देख के आप कॉन्फिडेंट थे कि मैं अच्छा करूंगी एग्जाम में, या फिर अप्स एंड डाउन्स थे? सर कभी अच्छे भी आ जाते थे, कभी ऐसे कम भी आते थे, कभी कभी तो बिलो 100 भी चले जाएंगे, और कभी एकदम 120 140। तो मैं उन मार्क्स को फिर अपने प्री से ऐड करती थी, और बाकी जो रिजल्ट पूरा निकलता है मॉक का, उसमें अपने रैंक देखती थी, तो फिर मुझे लगता था कि मैं तो थोड़ा पीछे हूँ, कैसे हो पाएगा ऐसे करके, तो और मेहनत करने की जरूरत है। तो फिर मॉक को एनालाइज करती थी और दोबारा फिर अच्छे से पढ़ाई करती थी। राइट, मतलब लो स्कोर से आप डरते नहीं थे, ये था कि मुझे और इम्प्रूव करने की जरूरत है। कभी कभी एग्जाम मॉक का हार्ड होता था तो लगता था कि इतना हार्ड तो नहीं आएगा, इट्स ओके, खुद को भी समझाना पड़ता है कि हाँ अभी जब रियल एग्जाम इससे इजी होगा तो, और उसमें हम अच्छा करेंगे। ठीक है, सो अंजलि नवीन, इसके बाद मैं बात करूंगा मॉक टेस्ट पे। प्रीलिम्स के पहले आपने प्रीलिम्स के कितने मॉक टेस्ट दिए थे? सर कहीं ना कहीं सर 250 से ऊपर दिए। जैसे सर ये हो गया था कि हमारा, अब हर कोई पूछता है भाई 250 कैसे दे दी तूने, तो मैं यही बोलूंगा सर कि मैं 20 मई से मैंने स्टार्ट कर रखा था, 20 मई 2018, और 7 जून को मेरा एग्जाम हुआ था। तो सर 365 दिन से ऊपर ये वैसे ही हो गए। सर ब्रेक शायद मेरे बहुत कम गए हैं सर, ब्रेक तो बहुत ही कम गए हैं। और सर डेली लगभग एक मॉक तो मैं देता ही देता था। कई बार बीच में ऐसा हो गया था कि मैं ऐसे करता था कि एक दिन मतलब पढ़ूंगा पूरे दिन, एक दिन चलो एक मॉक दे दूंगा मैं, तो सर वो कवर ऐसे हो गया कि लास्ट में आते टाइम सर मैंने 2 मॉक भी दिए हैं बहुत से। लाइव टेस्ट तो सर मैंने एक भी नहीं छोड़ा, किसी का भी मिल जाए लाइव टेस्ट तो पक्का देना ही देना। ठीक है, तो नवीन जब आपने मई में मॉक देना शुरू किया होगा तब तो आपका पूरा सिलेबस भी खत्म नहीं था। हाँ सर, तो मॉक में स्कोर तो आते नहीं होंगे सर। जैसे तब सर हम वहाँ थे गुरुकुल, तो गुरुकुल में सर मेनली प्रीवियस ईयर ही लेते हैं सर फिर से, तो सर वहाँ 80-82 के आसपास मार्क्स आते थे 200 में। हाँ सर। सर फिर जैसे अब सर प्रीवियस ईयर ले रहे हैं और प्रीवियस ईयर ही मैं पढ़ रहा हूँ
सर धीरे धीरे मार्क्स बढ़ने लग गए थे। तो सर जब मैंने गुरुकुल छोड़ा तो प्रीवियस ईयर में मेरे सर किसी में 130 भी आने लग गए थे, कईयों में तो सर 150 भी क्रॉस हो रहा था। लेकिन क्योंकि सर प्रीवियस ईयर पढ़ रहा हूँ मैं, प्रीवियस ईयर टेस्ट में दे रहा हूँ, तो सर लेकिन सर बाहर के देता था सर तो सर बुरा हाल रहता था कि 90 93 इतना ही रहता था सर। केडी में कभी भी 100 120 के आसपास मैक्सिमम गया था मेरा उस टाइम पे। फिर सर धीरे धीरे सर मैंने बहुत बार, अब हर बच्चा बोलता है कि सर 130 पे आके रुक गए। मैंने सर यूट्यूब पे बहुत सर्च किया है कि 130 आने के बाद मार्क्स कैसे बढ़ाएं, बहुत वीडियोस देखी है मार्क्स कैसे बढ़ाएं। तो उससे कुछ फायदा हुआ? हर के साथ सर फायदा कुछ नहीं हुआ, बस वो उस टाइम की होती है कि सर दिमाग गर्म हो जाता है, फिर वो वीडियो देखते बाद में पता चलता कुछ नहीं है सर। वो फिर धीरे धीरे देखिए नवीन बैठे हैं यहाँ पर, आपको पता है Tier 2 तक इनके मार्क्स जो हैं वो 3rd रैंक लेके चल रहे हैं। इनके साथ भी ये प्रॉब्लम थी कि इनका स्कोर 130 से ज़्यादा नहीं बढ़ रहा था, और इन्होंने यहाँ तक यूट्यूब पे सर्च भी किया है कि 130 से ज़्यादा नंबर कैसे बढ़ाएं। तो नवीन, ये कैसे आपको कॉन्फिडेंस फिर बिल्ड हुआ कि मैं जाके एग्जाम में अच्छा कर सकता हूँ? जब मॉक में स्कोर लो आ रहे थे, वो स्कोर बढ़े धीरे धीरे करके, जो आपने 250 मार्क्स दिए उसमें फिर स्कोर क्या आपके 150 160 आना शुरू हुए? बिल्कुल सर, मेरे लास्ट में तो सर लगभग हर में ही 170 प्लस आया मेरा। तो सर मैं यही कहूँगा कि धीरे धीरे बढ़ेगा, हर चीज़ सीधा नहीं है कि आज आपके 80 आए और कल आप सोच रहे हो 130 आ जाएंगे। अब हर एक भाई बोलता है, हर कोई बोलता है कि यार एक टेस्ट में मेरे 150 आ गए, एक में 150 नहीं आए, तो ये 35 मार्क्स भाई कम जा रहे हैं, वो सर उदास हो जाता है। मैं यही बोलूँगा कि मार्क्स जो मॉक टेस्ट है उसके बेसिस पे आते हैं, ये नहीं कि तुम्हारी जितनी औकात है उसके बेसिस पे आते हैं। जो मॉक टेस्ट जैसा है वैसे आएंगे। कई मॉक टेस्ट ऐसा बना देते कि 80 आ जाए, एक ऐसा बना देंगे तुम्हारी 150 क्रॉस कर जाए, तो उस पर डिपेंड नहीं कर रहा है। मॉक टेस्ट में धीरे धीरे सबको ऐसे ही होता है। हर कोई बोलता है कि हमारा ऐसे हो गया था, हमने ऐसे लॉजिकली सोच लिया था। मैं तो सोच नहीं पाया कि क्या लॉजिकली कैसे सोचना है। वो धीरे धीरे जितना मैं पढ़ता गया, मैंने रिविजन बहुत किया है, तो जितना मैं रिवाइज करता गया चीज़ों को उतने ही मार्क्स बढ़ते चले गए। राइट, रिविजन इज द की। यस सर। नवीन, एक चीज़ अब मुझे ये पूछनी है कि अपनी तैयारी में एक तो आपने शुरू में ऑफलाइन बुक्स एंड ऑल सब यूज़ किए, ऑनलाइन मॉक्स भी आपने दिए, और ऑनलाइन रिसोर्सेज का यूज़। मॉक्स आपकी फ्रीक्वेंसी मॉक की क्या थी? सर जैसे लाइव तो सर मैं देता ही था, लेकिन सर उसके अलावा बस मैंने सर मतलब 30-40 मॉक ही दिए थे बस। मतलब यही था सर कि डेली एक देना होता था, कई बार नहीं हो पाता था। जैसे सर अब ये भी मैं नोट करना चाहूँगा, कई बच्चे बोलते कि हम सिर्फ 6 घंटे पढ़ते थे। तो मैं ये क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ सीधा कि भाई आप 2 घंटे इंग्लिश को देते थे, आप 2 घंटे मैथ्स मॉक को देते थे, इसके बाद आप ये भी बोल रहे हो कि आप अलग से पढ़ते भी थे, आप एनालिसिस भी करते थे। तो भाई मैं तो ये बोलना चाहूँगा कि टेक्स्ट बुक का मेरा एक एनालिसिस में 5 घंटे लगते थे। अब ये पता नहीं आप 6 घंटे कैसे मैनेज कर लेते थे। तो रूमर्स पे मतलब थोड़ा जो टॉपर बनता है ना मैं कहीं ये बोलना चाहूँगा कि वो लोग ये नहीं डिपिक्ट करना चाह रहे कि आप वो 6 घंटे पढ़े थे, वो अपनी एफिशिएंसी देखना चाह रहे हैं। अब मेरी एफिशिएंसी 50% थी, तो मैं उसी के हिसाब से खुद का टाइम टेबल मैनेज कर रहा था। आप उसी के हिसाब से मैनेज करो। राइट। सबसे पहले बात करते हैं प्री की। पता ही है 100 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। मॉक्स में जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो सबसे पहले जो करना है आपको, स्किप करने सीखना है। क्वेश्चन को स्किप करने सीखना है। क्वेश्चन मुश्किल लगे स्किप, नहीं आता क्वेश्चन 4-5 मैथ्स अटेम्प्ट कर रहे हैं, क्वेश्चन दिख गया 4 लाइन का, स्किप, पढ़ो ही मत, स्किप करो। आदत डालनी पड़ेगी क्योंकि टाइम बचाना है आपको, ठीक है। तो मैं कैसे अटेम्प्ट करता था पहले ये बता देता हूँ। मैं अटेम्प्ट करता हूँ सबसे पहले इंग्लिश से स्टार्ट करता हूँ। मैं प्री की मॉक की बात कर रहा हूँ। इंग्लिश, फिर जीएस, फिर रीजनिंग, फिर सबसे लास्ट में मैथ्स। हालांकि मैथ्स मुझे पसंद था, फिर भी मैं सबसे इसको लास्ट में करता हूँ, क्योंकि कभी कभी कोई क्वेश्चन में आप फंस जाते हो और आपका टाइम कंज्यूम हो जाता है। इसलिए मेरा मानना था कि ये देखो, इसमें आप कितना टाइम दोगे, 7 to 8 मिनट्स। जीएस में 4 मिनट लगेंगे, इससे ज़्यादा क्या लगेगा। रीजनिंग को आपको आइडियली करना है कितना, 16-17 मिनट्स में, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि ये 28 मिनट्स, मतलब ऑलमोस्ट चलो ना, थोड़ा और जब लग गया तो 30 मिनट्स ले लो। 30 मिनट के अंदर आपको इन 3 सेक्शन को कर लेना है, और मैथ्स के लिए 30 मिनट बचाने हैं। एक्चुअली ये मैथ्स के लिए 30 मिनट नहीं है, लेकिन आपको फिर भी इन 3 सेक्शन को 30 मिनट में कर ही लेना है, और मैथ्स के लिए 30 मिनट बचाना है। फिर आप जब मैथ्स सॉल्व करने जाओगे, हो सकता है आपका मैथ्स 25 मिनट्स में हो जाए, 22 मिनट्स में हो जाए, तो कुछ टाइम वहाँ भी बचेगा ही बचेगा। और जो टाइम बचेगा उससे आपको जो आप क्वेश्चन को फर्स्ट गो में वो कर रखा है, स्किप कर रखा है, उस पर आना है। क्योंकि इंग्लिश में बहुत कम चांसेस है कि आप कुछ स्किप करोगे, फिर भी कर दिया तो कोई बात नहीं। जो मेनली स्किप होगा क्वेश्चन वो होगा रीजनिंग में। तो यहाँ से जो टाइम बचेगा वो आपको यहाँ पे लगाना है, और फिर मैथ्स में भी अगर कुछ क्वेश्चन आपसे नहीं हुए तो वहाँ पे लगाना है जो बचे हुए टाइम है।
ठीक है। इस 30 मिनट्स में आप हो सकता है मैथ्स 20 मिनट में हो जाए, 22 मिनट में हो जाए, जो रिमेनिंग टाइम है उसको आपको जो अपने क्वेश्चन को फर्स्ट गो में स्किप किया है उसको करना है। कभी भी पेपर वन गो में नहीं करना है। वन गो में क्योंकि होता है कि आपका दिमाग एडजस्ट नहीं हो पाता एग्जाम के माहौल में और आप नहीं कर पाते हो, बहुत दिमाग तो काम ही नहीं करता शुरू शुरू में तो सिर्फ वही क्वेश्चन हो पाते हैं जो आपने बहुत बार घर पे किया हुआ है। इसलिए क्वेश्चन को स्किप करने का आदत डाला है। क्वेश्चन नहीं आ रहा, वही फर्स्ट राउंड में वही क्वेश्चन करो जो आपको पता है कि अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से 30 मिनट्स के अंदर ये सेक्शन कर लेना है, 3 सेक्शन, और 30 मिनट्स इसके लिए बचा लेना है, ठीक है। ऐसे होगा प्री का पेपर अटेम्प्ट। आप ऑर्डर चेंज करना हो तो आप अपने हिसाब से जो आपको शूट करें वो आप कर लेना, ठीक है। तो ये प्री का हो गया। अब मैं बात कर लेता हूँ एक बार मेंस की। ठीक है, मेंस में जो इसको अटेम्प्ट करने में बहुत दिक्कत होती है मैथ, क्योंकि ये टाइम कम पड़ जाता है इसमें, है ना। तो वही बात है, सबसे पहला इंपॉर्टेंट इसका भी वही पार्ट है, आपको क्वेश्चन स्किप करने आना चाहिए। क्वेश्चन को स्किप करो यार, ये मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ स्किप, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप पेपर देखते हो शुरू में जैसे एग्जाम हॉल में बैठोगे आपका दिमाग कुछ नहीं काम करता, शुरू में सिर्फ वही क्वेश्चन होते हैं जो आपने बहुत बार किया है और जो ईजी है। तो फिर आप क्वेश्चन देखते जाओ, 4-5 लाइन का क्वेश्चन दिखा, बड़ा क्वेश्चन स्किप, पढ़ना ही नहीं है क्वेश्चन को, स्किप, उसको लास्ट में देखेंगे। जो इजी क्वेश्चन आपको देख के समझ में आ रहा है कि हाँ ऐसा क्वेश्चन मैंने किया है, फर्स्ट गो में वही क्वेश्चन करना है, वही क्वेश्चंस करना है और आपको पेपर एक बार पूरा देख लेना है, 1 से लेकर 100 तक पूरे क्वेश्चन को देख लेना है कि क्या है। आप प्रश्न में अगर आप इस तरह से स्किप करके करोगे तो 60 मिनट में, मतलब 1 घंटे में आप आराम से 65 क्वेश्चन 70 क्वेश्चन के आसपास कर लोगे, क्योंकि इतने क्वेश्चन ईजी होते ही होते हैं, ठीक है। तो इतना कर लोगे, फिर आपके पास नेक्स्ट 60 मिनट बचेगा और आपके पास 30 क्वेश्चंस होंगे। इसमें तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आप कर सकते थे लेकिन आपने स्किप कर दिया क्योंकि आप श्योर नहीं थे फर्स्ट टाइम में, लेकिन आपको वो इजी क्वेश्चन थे लेकिन आप नहीं कर पा रहे थे। तो प्रश्न में अगर आप इस तरीके से करोगे ना क्वेश्चन, अगर आपने स्किप करने का आर्ट सीख लिया तो फिर बहुत हेल्प मिलेगा। क्वेश्चन को स्किप करना सीखो, नहीं आता स्किप स्किप स्किप, डरना नहीं है कि मेरा क्वेश्चन छूट रहा है, कुछ नहीं है, वो उसको आखिरी में देखेंगे। इसलिए तो आप इसको टाइम बचा के इतना क्वेश्चन कर रहे हो, क्योंकि हर पेपर में इतना क्वेश्चन इजी तो होगा ही होगा। एक मैं कंपैरिजन अभी बताऊंगा 2017 के पहले कैसे आता था मैथ्स का पेपर और 17 में कैसा आया, ठीक है। तो बस मेरा कुछ ये इसमें कुछ स्पेशल वो टेक्निक नहीं है, बस ये है कि मैं बस एक ही पॉइंट हाईलाइट बार बार करना चाह रहा हूँ कि इस क्वेश्चन को आप स्किप करना सीखो, ठीक है। और जो आपने इतने दिन से तैयारी की है, रिजल्ट को याद रखा है, उसको फिर आप उसको बार बार रिवाइज करके जो आप अगर क्वेश्चन में जितना अच्छे से लगा सको लगाओ। फिर ये तो हो गया मॉक टेस्ट देना, लेकिन सबसे उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसको रिव्यू करना। 2 घंटे का मॉक टेस्ट है, रिव्यू करने में कभी कभी 2 घंटे से ज़्यादा टाइम लग जाता है रिव्यू करने में। जो क्वेश्चन आपसे नहीं हुआ उसको साथ लेके बैठो, देखो कि क्यों नहीं हुआ, तो उस पर टाइम स्पेंड करो, उसको एनालाइज करो कि क्या दिक्कत रहेगी। जैसे मैंने बताया था ना वो एक एग्जांपल के थ्रू कि कैसे वो cot थीटा माइनस tan थीटा, एक फॉर्मूले से मैंने कितना जगह उसका एप्लीकेशन दिखाया कि उसको वहाँ भी यूज कर दिया, वहाँ भी यूज़ कर दिया, बहुत सारा एप्लीकेशन मैंने कोशिश किया दिखाने का। तो उस तरह से आप अपने लिए रिजल्ट जनरेट करो, आप रिजल्ट जनरलाइज करो। जनरलाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे आपको हेल्प मिलेगा, ठीक है। और रिव्यू करो और एक हैबिट बना लो कि आपको एक अलग सेपरेट कॉपी बनानी है, ठीक है। और आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट डाउन करना है, मेक दिस ए हैबिट। आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट डाउन करना है, उसका कलेक्शन रखना है ताकि आप, और एक जगह रखना है ताकि आप उसको बार बार रिवाइज कर सकें, ठीक है। ये हो गया रिव्यू में। मैं कुछ अपने बारे में बता दूं कि मैंने कितने मॉक्स दिए थे। मैंने टियर 2 के 150 प्लस मॉक्स दिए मैथ्स के, 150 से ज़्यादा टियर 2 के। तो ये मॉक्स सिर्फ मेंस के टाइम का नहीं था, मैं प्री के पहले भी मॉक्स देता था, मेंस के मॉक्स देता था। सिलेबस जल्दी कर लेना है, मैंने पहले इसलिए बोलता हूँ कि सिलेबस जल्दी से खत्म करो। 7-8 महीने जो पढ़ा रहा है उसके पास मत जाओ, वो बहुत वेस्ट है आपका टाइम का। 4 से 5 महीने में मैथ खत्म हो जाएगा, उसके साथ साथ आप इंग्लिश भी कुछ बहुत पोर्शन कर लोगे। जैसे एक बार सिलेबस खत्म हो जाए, एक बार फटाफट रिवाइज करना है और मॉक टेस्ट चालू कर देना है। मॉक टेस्ट के लिए रुकना नहीं है, मॉक टेस्ट चालू कर देना है, ठीक है। तो मैं 30-40 से ज़्यादा मॉक तो मैंने प्री के पहले ही दे दिए थे मेंस के, ठीक है, क्योंकि मुझे अच्छा लगता था करना मैथ्स, तो इसलिए भी एक फैक्टर था करने का, ठीक है। तो बस मैंने इतने मॉक्स करीब मेंस के लगाए थे, 150 प्लस मेंस के मॉक मैथ्स के, ठीक है। और उन क्वेश्चन को एक सेपरेट कॉपी में नोट डाउन करके उसको रखना अपने पास, ठीक है। ये हो गया मैथ्स का। आई होप मैथ्स का अटेम्प्ट करने का क्लियर हो गया होगा। सबसे ये पॉइंट इसको याद रहे, ये स्किप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्किप करना है आपको, ठीक है। अब बात करते हैं इंग्लिश की। सबसे पहला चीज़, इसमें कभी टाइम का जनरली दिक्कत नहीं होता है। पेपर ऐसा आएगा कि टाइम का दिक्कत नहीं होगा आपको, टाइम का दिक्कत हमेशा मैथ में होता है, टाइम का दिक्कत इसमें नहीं होगा। लेकिन इसमें भी वो है ना कि आप, मैं बस एक ही चीज़ बोलूँगा कि इसमें वो आप अपने दिमाग को वो ग्रामर ओरिएंटेड ज़्यादा मत रखो कि ग्रामर के रूल लगाने हैं,
ग्रामर ओरिएंटेड नहीं बनना है आपको। आपने जो इतना पढ़ के अंडरस्टैंडिंग डेवलप किया उसको यूज़ करना सीखो, वो ज़्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, ग्रामर ओरिएंटेड बनने पर फिर आपका नुकसान है, क्योंकि फिर आप हर जगह रूल लगाओगे और रूल नहीं लगता ग्रामर का। ठीक है, तो फिर आप ग्रामर ओरिएंटेड ज़्यादा मत बनो, बिल्कुल ओपन माइंड से। इसको मैं बोलूँगा कि मैंने ऐसे उसमें भी बोला है, जो एक और आप इंटरव्यूज़ देखोगे उसमें बताया कि मेरा मेंस का पेपर इसलिए अच्छा हो गया था क्योंकि मैंने मैथ्स में 97 अटैम्प्ट कर लिए थे। मैं बहुत खुश था, मेरा दिमाग बहुत ही रिलैक्स था। तो इंग्लिश करने में मुझे कुछ समझ मतलब बहुत ईजी लग रहा था कि चलो ठीक है कर रहे हैं, और इंग्लिश इस बार ईजी आई भी थी नो डाउट। ठीक है, तो बट लेकिन हाँ मैं बहुत रिलैक्स था, इस कारण से एरर या जो भी पार्ट है मुझे बहुत ईजिली हो रहा था, मुझे कोई दिक्कत नहीं आई। ठीक है, तो बस ये है कि आप ग्रामर ओरिएंटेड ज़्यादा मत बनो। ठीक है, इसमें भी आपको क्वेश्चन स्किप करना, अगर आपको ज़्यादा कुछ बड़ा लग रहा है तो स्किप कर दो। जनरली मैं PQRS मतलब सेंटेंस रीअरेंजमेंट, ठीक है, इसको स्किप कर देता हूँ, इसको लास्ट में सॉल्व करता हूँ, क्योंकि ये टाइम टेकिंग है, ये मुझे पता है कि ये बहुत टाइम लेगा। अगर मान लो कुछ लेंथी दे दिया तो ये टाइम लेगा ही लेगा। बाकी हर सेक्शन को फटाफट करते जाओ और ये PQRS को लास्ट में अटेम्प्ट करो मेरे हिसाब से, क्योंकि ये टाइम टेकिंग होता है। अगर आपने सब कुछ अटेम्प्ट कर लिया है और सिर्फ लास्ट में ये वाला पार्ट बचा है तो आप कॉन्फिडेंट महसूस करते हो कि मेरा ऑलमोस्ट सारा पेपर हो गया, जो भी बचा है बस ये बचा है। ठीक है, क्योंकि और सब सेक्शन कोई भी टाइम टेकिंग नहीं, या तो आपको आता है या तो नहीं आता है। ठीक है, रिस्क ले सकते हो आप, बट या तो आता है या तो नहीं आता है, सिर्फ ये छोड़ दो क्योंकि ये थोड़ा टाइम टेकिंग होता है। ठीक है, और क्लोज टेस्ट के बारे में मैंने पहले ही बता दिया। क्लोज टेस्ट ये बस उसी से जो 3 चीज़ बताई, वो 3 पिलर हैं, उसी के हेल्प से होता है। इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आपको कोई पढ़ा ही नहीं सकता कि क्लोज टेस्ट को ऐसे करो। ट्रिक्स वो सब ठीक है, वो लिमिटेड स्कोप है उसका, ये आपको अंडरस्टैंडिंग से ही आएगा। इसका कोई ट्रिक और टेक्निक नहीं है कि आपको हो जाए। वो जो 3 पिलर है, अंडरस्टैंडिंग, वोकैब और ग्रामर, उन तीनों के अंडरस्टैंडिंग से ही और उनको अच्छे से करके ही ये क्लोज टेस्ट आप सॉल्व कर पाओगे। जो ईजी रहेगा वो तो ईजिली हो जाएगा, इसमें कुछ क्वेश्चन जो मुश्किल होंगे वो सबके लिए मुश्किल होंगे, नहीं होता। अगर कुछ बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग दे दे तो गलत ही हो जाता है, ये फैक्ट है, मेरे से भी होता है। ठीक है, तो ग्रामर पार्ट ठीक है। फिर वही बात है जो आपने, ये तो टेस्ट अटेम्प्ट करने का हुआ, फिर इसको रिव्यू करना है, आपको रिव्यू करना है, एक सेपरेट कॉपी बनाना है। ठीक है, सारे वोकैब लिख दो आपसे जो आपको नहीं आते थे, ईडियम फ्रेजेस लिख दो जो आपको नहीं आते थे, मतलब हर कुछ फिल इन द ब्लैंक्स होंगे जो आपको अच्छे वर्ड्स थे, आपको नहीं आते थे, उसका यूसेज था, वो पूरा फिल इन द ब्लैंक्स लिख दो कॉपी में उस वर्ड्स के साथ कि क्या था। ऑप्शंस में जो 4 वर्ड हैं वो भी अलग से उनको रिव्यू करो कि चारों वर्ड्स का मीनिंग क्या है, क्योंकि वो वर्ड्स जनरली क्या होते हैं कि सिमिलर टाइप के दिए होते हैं, मिलता जुलता मीनिंग वाला। तो आपको वो वर्ड्स भी चारों का वर्ड्स को अलग एक साथ लिख दो, जो मिलते जुलते वर्ड्स है सबका मीनिंग देख लो, तो कंपेयर करना अच्छा रहता है, ईजी हो जाता है, और फिर आप इजीली समझ जाते हो कि किस वर्ड का क्या यूसेज है। ठीक है, तो फिर मैं अपने बारे में बता दूं कि मैंने करीब 120 प्लस मॉक्स लगाए थे इसके इंग्लिश के। सेम सारा मॉक्स मेंस के टाइम नहीं था, प्री के पहले भी मैं इंग्लिश के मॉक्स लगाता था, और मैं आपको पता है कि 2017 का मेंस काफ़ी डिले हो रहा था, तो काफ़ी टाइम मिल गया था। ठीक है, तो यहाँ से वो मॉक्स लगाए थे। आई होप इंग्लिश भी ऑलमोस्ट मैंने मॉक टेस्ट कैसे इसको अप्रोच करना है, कैसे रिव्यू करना है, मैंने क्लियर कर दिया है। ठीक है, एक चीज़ और जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये तो पूरा स्ट्रेटजी जो था ये मैंने बता दिया, लेकिन जो आपको सबसे अहम चीज़ है, वो जो मैंने कभी रिपीट वहाँ पे बोला ही नहीं। ठीक है, ये हर कुछ वर्थलेस हो जाएगा, सब कुछ वर्थलेस हो जाएगा अगर आपने मल्टीपल रिवीजन नहीं किया तो। ट्रस्ट मी, इसको आप दिमाग में बिठा लो यार, ये मल्टीपल रिवीजन, आपने कुछ भी पढ़ा आप एग्ज़ाम में कभी नहीं कर पाओगे अगर आपका रिवीजन नहीं है तो। आप कुछ भी, हर स्ट्रेटजी को आपने देख लिया, सब कुछ देख लिया, लेकिन आपको ये करना है मल्टीपल रिवीजन, इसके बिना काम नहीं चलेगा। बहुत बार रिवाइज करना है, सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप रिसोर्सेज को जो बताया लिमिटेड रखो और उसको बहुत बार रिवाइज करो। मल्टीपल रिवीजन से ही काम होगा, आपको बहुत बार रिवाइज करना है। जो आपने जितने भी वोकैब्स हैं उसको बार बार रिवाइज करना है, क्योंकि वोकैब याद होता है, कल निकल जाता है दिमाग से, सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता था और अभी भी होता रहेगा, ये हमेशा होता रहेगा। किसी भी चीज़ में, मैथ्स के आपने रिजल्ट को जनरलाइज किया, जिस टाइम जनरलाइज करोगे उस टाइम तो बड़ा इजी लगेगा, थोड़े दिन में वो दिमाग से निकल जाएगा और गलती कर दोगे एग्जाम में, अप्लाई नहीं कर पाओगे जब तक ये नहीं रहेगा, मल्टीपल रिवीजन नहीं रहेगा। तो आपको मल्टीपल रिवीजन करना है हर चीज़ का, मॉक्स का रिव्यू जो भी करो उसका मल्टीपल रिवीजन, जो रिजल्ट्स आपने लिख रखे हैं, जो क्वेश्चन आप लिख रहे हैं, मल्टीपल रिवीजन करना है आपको हर चीज़ का, तभी वो आपके दिमाग में रहेगा, नहीं तो आप गलती कर बैठोगे। ठीक है, थैंक यू गाइस, आई होप मैंने कोशिश किया कि आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजी दे सकूं, स्पेशली मैथ्स और इंग्लिश की, जो कि बहुत बड़ा वेटेज रखता है इस एग्ज़ाम में। तो थैंक यू।